आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। और जितने लोग ये देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, उन सभी लोगों को भी मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज दो मुद्दों पे बात करनी है। पहला मुद्दा तो है एक और गारंटी जो आज हम गुजरात के लोगों को दे रहे हैं। हम सब लोग गाय को अपनी माता मानते हैं, गाय की पूजा करते हैं, लेकिन जिस तरह से गुजरात के अंदर गाय के साथ अनदेखी हो रही है, दुर्व्यवहार हो रहा है, वो बड़े दुख की बात है। पिछले कुछ महीने जब मैं गुजरात में आया, बहुत सारे लोग मुझे मिले, उन्होंने सबने इसके बारे में शिकायत की। दिल्ली में हम लोग हर गाय के रखरखाव के लिए प्रतिदिन 40 रुपए देते हैं। 20 रुपए दिल्ली सरकार देती है, 20 रुपए नगर निगम देता है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी गुजरात के अंदर, तो हर गाय के रख रखाव के लिए हम लोग 40 रुपए प्रति गाय प्रतिदिन के हिसाब से देंगे। और हर जिले के अंदर पांजरा पोल बनाया जाएगा, ताकि जो ऐसी गायें हैं जो दूध देना बंद कर देती हैं या जो सड़क पे घूम रही हैं, उनको भी वहाँ पे उनका भी रखरखाव किया जा सके। और भी गाय के लिए जो जो कदम उठाने की ज़रूरत है, वो सभी कदम उठाए जाएंगे। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात आज करनी है। सूत्रों के मुताबिक आईबी की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में गुजरात में आम आदमी पार्टी, आज अगर गुजरात में चुनाव हो तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। हालांकि रिपोर्ट में लिखा है कि अभी थिन मार्जिन से बन रही है, बहुत कम सीटों से आगे हैं। गुजरात के लोगों को एक जोरदार धक्का लगाना पड़ेगा ताकि अच्छा बहुमत आए और अच्छे बहुमत से सरकार बने। लेकिन जब से ये रिपोर्ट आई है, तब से ये दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। इनकी खूब गुपचुप मीटिंग हो रही है, सीक्रेट मीटिंग्स हो रही हैं। दोनों, भाजपा खासकर बुरी तरह से बौखला गई है। और पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि दोनों सीक्रेट मीटिंग करके आते हैं और फिर दोनों एक ही भाषा में मुझे गालियां देते हैं, एक ही भाषा इस्तेमाल करते हैं। दोनों पार्टियां हमें गालियां दे रही हैं। बीजेपी कांग्रेस को गाली नहीं देती, कांग्रेस बीजेपी को भी गाली, दोनों मिलकर हमें गाली दे रहे हैं और एक ही भाषा में गाली दे रहे हैं। अब भाजपा का पूरा प्रयास है कि किसी भी तरह से कांग्रेस को मजबूत किया जाए, ताकि एंटी बीजेपी वोट बट जाए, ताकि जो जो लोग बीजेपी से नाराज हैं वो सारा वोट बट जाए। और कांग्रेस को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आम आदमी पार्टी का जितना वोट ले सकते हो ले लो। मुझे पता चला कि कांग्रेस के कुछ नेता बीजेपी में जाना चाहते थे, उनकी बीजेपी से मीटिंग भी हुई, लेकिन बीजेपी उन्होंने कहा कि अभी मत आओ, अभी आओगे कांग्रेस से छोड़ के आओगे तो कांग्रेस और कमजोर हो जाएगी। अभी कांग्रेस में रहो, आपका ख्याल रखेंगे, अभी कांग्रेस में रहो, कांग्रेस को हम और कमजोर नहीं करना चाहते। मैं गुजरात के लोगों को कहना चाहता हूं कि बच के रहिए, सावधान रहिए। कांग्रेस की 10 से ज्यादा सीट नहीं आ रही इन चुनाव के अंदर। कांग्रेस खत्म हो चुकी है बिल्कुल। और ये जो 10 से कम जो भी आएंगी सीटें, ये लोग भी चुनाव के बाद बीजेपी के अंदर शामिल हो जाएंगे। आज पूरा गुजरात एक बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहा है, बहुत बड़ा बदलाव देख रहा है। पूरे गुजरात में जहां आप जाके पूछिए, लोगों से कहेंगे परिवर्तन परिवर्तन, बदलाव बदलाव, बदलाव के लिए वोट देंगे, परिवर्तन के लिए वोट देंगे। पूरा गुजरात परिवर्तन के लिए वोट दे रहा है, बदलाव के लिए वोट दे रहा है। 27 साल में हमारे पास विकल्प नहीं था, आज ऊपर वाले ने एक विकल्प दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गलती के कारण ये विकल्प, ये मौका जो भगवान ने दिया है, ये चला जाए। कांग्रेस को वोट दे के बीजेपी को जिता मत देना। कांग्रेस को वोट देना बेकार है, कांग्रेस को वोट देना गुजरात के हित में नहीं है।
जो जो लोग बीजेपी से नाराज हैं सब लोग मिलके आम आदमी पार्टी को वोट दो ताकि गुजरात में बदलाव लाया जा सके। जैसे मैंने कहा कि आईबी की रिपोर्ट में मार्जिन बड़ा थिन है, इसलिए गुजरात के लोगों से मेरी अपील है कि एक जोरदार धक्का और लगाने की ज़रूरत है। एक जोरदार धक्का लग गया तो पंजाब और दिल्ली दोनों के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मैं मान साहब से कहूँगा कि वो जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी उन्होंने कहा है गाय के बारे में, पंजाब में हमारी सरकार में एक गाय रक्षा कमीशन है। देखिए, हम गाय को गौशाला में रखने के लिए बहुत से टैक्स लेते हैं लोगों से। पेट्रोल में और डीजल में काउ सेस है और बहुत सी एक्साइज में काउ सेस है। तो वो काउ सेस का पैसा पहले सिर्फ करप्शन के लिए इस्तेमाल होता था। जो गौशाला है उसमें वो गाय जो दूध देना बंद कर देती है उनको छोड़ देते थे सड़कों पर, और सड़कों पर हादसे हर रोज होते हैं। कभी किसी गाड़ी के सामने गाय आ गई, गाय भी जान से गई और पूरा परिवार कई बार जान से हाथ धोता है। और वो गाय जो हैं अगर शहर में है तो प्लास्टिक खाती हैं और बीमारियां उनको लगती हैं। बहुत ही तड़प तड़प के मौत उनकी सड़क पर होती है। और खेतों में भी जब ये 100 सवा सौ का जो झुंड है ये जाता है तो फसलें खराब होती हैं। तो हमने गाय रक्षा कमीशन जो है उसको मजबूत कर दिया। उसको पूरे पंजाब के जो गौशाला हैं गवर्नमेंट एडेड हैं उनको बता दिया कि आपको अगर ज़मीन चाहिए हम और ज़मीन दे देंगे, शेड चाहिए हम और शेड दे देंगे। और चारा पंजाब के लोग क्योंकि बहुत दान करने में बहुत विश्वास रखते हैं, जैसे लंगर लगाते हैं, चारा बहुत ज़्यादा चारा आ जाता है पुण्य के रूप में कि जी हम दसबंद बोलते हैं, हमारे 10वां हिस्सा अपनी कमाई में से भी 10वां हिस्सा, फसल में से भी 10वां हिस्सा वो निकालते हैं। तो गाय रक्षा कमीशन जो है उसको हम बहुत मजबूत कर रहे हैं और सभी गौशालाओं को बोल दिया है कि आपने ऐसा नहीं करना है कि किसी गाय को आप इसलिए छोड़ दो कि आपका चारा नहीं है, जहाँ आपके पास उसको रखने की जगह नहीं है। बाकी जो समस्याएं पंजाब की हैं वही समस्याएं, मैं कल जूनागढ़ गया था, कल मैं कच्छ में भी गया था, वहाँ तो बहुत पंजाबी भी मिले थे। पूरे देश की समस्याएं आपस में मिलती जुलती हैं। हमारे यहाँ भी खेती की दिक्कत है, हमारे यहाँ भी जय जवान और जय किसान का नारा लगता है, यहाँ भी लगता है। हमारे यहाँ भी पानी जो है सिंचाई के लिए खेतों तक पहुँचता नहीं है, कहीं टेल जो एंड पर हैं, टेल एंड पर, यहाँ भी पानी की समस्या है कि सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता। हमारे यहाँ भी करप्शन है, यहाँ भी करप्शन है। हमारे यहाँ भी सरकारी स्कूल का इन्होंने बेड़ा गर्क किया, यहाँ भी यही हाल है। हमारे यहाँ भी हॉस्पिटल का वही हाल है जहाँ गुजरात में है। और कल मैं कुछ सड़कों पर गया, जूनागढ़ में भी गया, कच्छ में भी गया, गांधीधाम में। मतलब मैंने सड़क में गड्ढे बहुत देखे थे लेकिन गड्ढों में सड़क पहली बार देखी है। मतलब इतना बुरा हाल है रोड्स का। तो ये सब कुछ ठीक हो सकता है, कोई खजाने में कमी नहीं होती। 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा बजट है स्टेट का। जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के तौर पे ओथ ली थी तो 28,000 करोड़ बजट था, महज 28,000 करोड़। अगले साल मनीष सिसोदिया जी ने जो वित्त मंत्री थे उनसे व्यापारियों से बात की, तब बैट होता था, बैट 12.5%, अब जीएसटी आ गई, बैट को 7.5% कम कर दिया, 5% बैट रह गया। लेकिन व्यापारियों को बोला कोई रेड राज नहीं होगा, टैक्स दे देना। बैट 7.5% कम करके 2,000 करोड़ की इनकम बढ़ गई थी, लोग पैसे देने लगे ईमानदारी से। सो अगर ईमानदार सरकार हो तो सब कुछ हो सकता है, बिजली मुफ्त हो सकती है,
पंजाब में हमने कर दी 1 जुलाई से। 17,000 से ज़्यादा नौकरियां हमने पंजाब में नियुक्ति पत्र दे दिए। कच्चे मुलाजम बहुत है पंजाब में जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। मुझे पता चला यहाँ तो पुलिस भी कॉन्ट्रैक्ट पे है। तो हमारे यहाँ कुछ मुलाजिम हैं 30,000 से ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उनको हम पक्के करेंगे। आउटसोर्सिंग का ज़माना जो है वो ख़त्म करेंगे हम, क्योंकि आउटसोर्सिंग वाले बीच में से पैसे खाते हैं। गवर्नमेंट उतनी सैलरी देती है लेकिन वो आगे नहीं देते, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं। तो सबको पक्की नौकरी मिलनी चाहिए। और पंजाब में हमने करप्शन के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। बहुत से फ़ोन आते हैं, हर रोज़ गिरफ्तारियां होती हैं। अब लोगों जो अफसर हैं जो सरकारी दफ्तरों में, उनको अब ये एहसास होने लगा कि अब तो सिर्फ वेतन पर ही गुजारा करना पड़ेगा। और अभी गुजरात में आए कल जितने इकट्ठ मैंने देखे अपने आप लोगों के आना, ये नई कहानी लिखने का संकेत है। मुझे तो लग ही नहीं रहा था मैं गुजरात में हूँ। ऐसा ही माहौल, बिल्कुल ऐसा ही माहौल 2022 में इलेक्शन से 1 महीना पहले पंजाब में था। तो नई कहानी लिखने के लिए गुजरात के लोग तैयार बैठे हैं। पहले उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, सिर्फ एक ही बटन था। अब बटन अगर बदल गया तो किस्मत बदल जाएगी। कोई क्वेश्चन अगर है तो? हाँ, कुछ सभी लोगों को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्म दिवस है, उसकी भी बहुत सारी बहुत शुभकामनाएं। जो मेरा सोर्स है उसने बहुत डिटेल नहीं बताया। उसने इतना बताया कि सरकार बन रही है आज की डेट में, आप लोग बहुत तेजी से ऊपर उठ रहे हैं, दोनों पार्टियां गिर रही हैं। अगर ये ट्रेंड चलता रहा उनके गिरने का और हमारे बढ़ने का तो मार्जिन बढ़ेगा। लेकिन आज थिन मार्जिन से 2-4 सीटों से आगे हैं हम लोग और सरकार बन रही है, इतना मुझे आइडिया है। हम सबके लिए काम कर रहे हैं, सभी समाज के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सबके लिए हम काम कर रहे हैं। सबको बच्चों को स्कूल बनवाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, सबका भविष्य बनाएंगे। हमारे पे किसी ने कोई प्रेशर नहीं डाला। हमारे एजेंडा जो है वो सबको पसंद आ रहा है। आज लोग मुश्किल से 5-6 महीने हुए हमें चुनाव प्रचार करते हुए। हम 1 मिनट में बताता हूँ, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं टीवी पे एक प्रोग्राम देख रहा था, प्रधानमंत्री जी आए, मेरे ख्याल से 30,000 करोड़ का पैकेज, ऐसे कुछ 30,000 करोड़ का था, 20,000 करोड़ का पैकेज उन्होंने अनाउंस किया। एक आदमी वहां से उनकी सभा से बाहर निकल रहा था, उससे एक टीवी वाले ने पूछा, तो क्या आपको लगता है कि गुजरात में विकास हुआ? उसने कहा हाँ जी हुआ, बहुत हुआ। तो उसने कहा कि देखिए आज इतने 1,000 करोड़ का पैकेज देके गए हैं, तो बहुत विकास हुआ। तो उसने कहा कि वोट दोगे बीजेपी को? उसने कहा नहीं, वोट नहीं दूंगा। अच्छा, क्यों नहीं दोगे? कहते विकास तो हुआ, मुझे क्या मिला? उसके तो बच्चों को रोजगार नहीं मिला ना, उसकी तो बिजली सस्ती नहीं हुई ना, उसको तो महंगाई से छुटकारा नहीं मिला ना, उसको तो स्कूल नहीं मिले ना। आज हम वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं बीजेपी वाले, बड़ी बड़ी बात, आम आदमी को क्या लेना देना? इतने 1,000 करोड़ का पैकेज, ठेकेदारों की ऐश हो गई, मंत्रियों की भी ऐश हो गई, नेताओं की ऐश हो गई, इतने 1,000 करोड़ का पैकेज। जनता को चाहिए मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाए, मेरे घर में कोई बीमार हो तो अच्छा इलाज मिल जाए, मेरे बच्चे को रोजगार मिल जाए, मेरा बिजली पानी सस्ती हो जाए। इतनी महंगाई हो रही है, गुजारा नहीं चल रहा। वो बात हम लोग कर रहे हैं, वो लोगों के दिल को छू रही है। आज तक कभी किसी ने की नहीं, और ये लोग कर ही नहीं सकते, बिकॉज इन्होंने कभी करके ही नहीं देखी। हम करके आए हैं, दिल्ली में की, पंजाब में की, अब गुजरात में करेंगे। ये अभी बता रहे हैं। देखो, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે રાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણીમાં ક્રોસ વોટિંગ થયું હતું, અને ક્રોસ વોટિંગ થયું હતું એ ધારાસભ્યો કોંગ્રેસના
ધારાસભ્ય ક્રોસ વોટિંગ કર્યું છે. મને આપ બતાવો કે 7 થી 9 જે ક્રોસ વોટિંગ થયું એ કોણે કર્યું અને કોણે કર્યું તો કોંગ્રેસે શું પગલાં લીધા અને કોંગ્રેસે પગલાં ન લીધા તો ઈ ધારાસભ્યોની કયા ભાજપના નેતા સાથે મીટિંગ થઈ અને મીટિંગ થઈ તો શું ડીલ થઈ અને ડીલ થઈ તો કોંગ્રેસ ફરી એમને ચૂંટણીની ટિકિટ આપવાની છે. एक और भी बात है, अभी गोवा में कांग्रेस के 11 एमएलए थे, 11 में से 8 बीजेपी में चले गए. आम आदमी पार्टी के 2 एमएलए थे, 2 अभी आम आदमी पार्टी में हैं. तो पूरे देश में हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस बेसिकली तो अब बीजेपी की जेब में बैठी है. बीजेपी जब चाहती है जितने जितने उसको चाहिए होते हैं उतने खरीद लेती है, बाकी स्टॉक में रखती है वहां पे. तो सारे देश के अंदर देख रहे हैं अब ये जॉइंट स्ट्रैटेजी इनकी बन गई है, सीक्रेट मीटिंग करके एक साथ आम आदमी पार्टी को हराने के लिए. ये पंजाब में भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है. विधानसभा में हमने सेशन बुलाया क्योंकि उन्होंने हमारे एमएलए को फोन किए थे. तो हमने कहा कि हम सेशन में अपना विश्वास मत दिखाएंगे. तो बीजेपी तो 2 एमएलए हैं बीजेपी के 117 में से, वो तो वॉकआउट कर जाते हैं पहले मिनट में. उनकी जगह पे फिर कांग्रेस विरोध करती है कि नहीं जी ये गलत. कांग्रेस बीजेपी की भाषा बोलती है, मतलब कांग्रेस बीजेपी की तरफ से बोलती है. ऐसे लगता है जैसे कांग्रेस आई नहीं, कांग्रेस बीजेपी ब्रैकेट में. तो मतलब हालांकि कांग्रेस खुद पीड़ित है उस चीज की कि उनकी सरकारें तोड़ दी मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, गोवा में, अरुणाचल में, लेकिन फिर भी वो पंजाब में चाहते हैं ऑपरेशन लोटस जो है वो कामयाब हो जाए. इसका मतलब तो फिर सीधी सी बात है कि दोनों मिले हुए हैं. और ये दिल्ली में भी ऐसा किया था उन्होंने कि आपस में मिल जाओ, मतलब आम आदमी पार्टी को हरा दो, फिर बाद में आपस में देख लेंगे. लेकिन अब क्योंकि इनकी बारियां टूट रही हैं तो इसीलिए इनको तकलीफ हो रही है कि अरविंद केजरीवाल जी ऑटो रिक्शे वाले के घर पे खाना खाने चले गए, उसको पुलिस उठा के ले गई. अभी कल हर्ष सोलंकी लड़का है, उसको खाने के लिए निमंत्रण दिया था, उसको उठा लेंगे. किसी होटल की बुकिंग कैंसिल करा देते हैं, कि ग्राउंड की बुकिंग कैंसिल करा देते हैं. बिलाना डाटा देखिए, एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि गुजरात के 6.5 करोड़ गुजराती मुझे प्यार करने लगे हैं. चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, सब मुझे खाने पे बुलाते हैं और मैं सबके घर जाता हूँ. मुझे कोई लेना देना या कौन किसको वोट देता है, जिसको मर्जी वोट दे, जिसको उसका मन करे उसको वोट दे. मैं कभी किसी के घर कोई मेरे को आप मुझे कल खाने पे बुलाएंगे, मैं आपसे पूछूंगा नहीं कि आप कौन सी पार्टी को वोट देते हैं. मैं आपके घर में पूरे सत्कार के साथ खाने के लिए. एक मिनट सुनिए, ये मैं सबके घर जाऊंगा. बड़ी अच्छी बात यह है कि बीजेपी वाले मुझे खाने पे बुलाते हैं, अपने नेताओं को नहीं बुलाते. कांग्रेस वाले भी मुझे खाने पे बुलाते हैं, अपने नेताओं को नहीं बुलाते. सब हमें प्यार करते हैं. मैं उनको सबको कहना चाहता हूं, जिसको मन करे उसको वोट दो. जब हमारी सरकार बनेगी हम 6.5 करोड़ गुजरातियों की सरकार होंगे. हम उनकी बीजेपी वालों की भी बिजली माफ करेंगे, कांग्रेस वालों को भी महंगाई से छुटकारा दिलाएंगे. हम उनके बच्चों के लिए भी अच्छे स्कूल बनाएंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे. सब हमारे हैं. ये पार्टीबाजी बेकार की बात है. जो गुजरातनी जनता गुजरातनी जनता खूब होशियार है. गुजरातनी जनताए 32 वर्ष कांग्रेसने शासन आप्યું, 27 વર્ષથી ભાજપને આપ્યું અને 27 વર્ષથી કોંગ્રેસના વિપક્ષ પદ પણ જોઈ લીધું. સાથે સાથે છેલ્લા 12 વર્ષમાં 65 કોંગ્રેસના મોટા નેતાઓ ત્યારે ભાજપમાં બેઠા છે. એટલે કોંગ્રેસ યુક્ત ભાજપ છે. ભાજપના જે સારા આગેવાનો છે એમણે પણ ભાજપે સાઇડલાઇન કરી દીધા છે. માત્ર ગુંડાગર્દી કરી શકે, માત્ર રૂપિયાનો ઉઘરાણા કરી શકે, માત્ર અધિકારીઓ પાસેથી ઉઘરાણો કરી શકે, એમને કોંગ્રેસ ભાજપે લીધા છે. અને કોંગ્રેસ વાળા પણ એવા જ જાય છે. હું એમનો દાખલો આપું તમને કે પરસોત્તમ સાબરિયાજી જે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય હતા, જેની ઓડિયો ક્લિપ વાયરલ થયા પછી 6 મહિના જેલમાં રહ્યા પછી એ જેલમાંથી ભાજપમાં જાય છે, છૂટી જાય છે અને પછી ભાજપને ટિકિટ આપે છે. એટલે એનો અર્થ સ્પષ્ટ થયો. ગુજરાતની જનતાને મારી વિનંતી છે,
ભાજપ કોંગ્રેસે મિટિંગો કરી છે. મિટિંગમાં એવું નક્કી થયું છે ક્રોસ વોટિંગ જે પણ ધારાસભ્યો કર્યા છે એ કોંગ્રેસમાંથી લડે, ભાજપ એને ફંડ આપશે. મેં સાંભળ્યું છે, સાચું ખોટું ઈશ્વર જાણે. ભાજપ એને ફંડ આપશે 5-7 કરોડ રૂપિયા. રૂપિયાવાળી તો પાર્ટી છે જ. અને જો ચૂંટાઈ જાય ચૂંટણી પછી તો ભાજપને કાંઈ ઘટે તો માલ સપ્લાય થઈ જાય, નહીં તો આમ આદમીને હરાવવા માટે આખો શોખ તો ગોઠવાયો છે. ગુજરાતની જનતાને અપીલ કરું છું કે ભાજપ અને કોંગ્રેસ બે એકબીજાની ટીમો છે, એ આપણે સાબિત કરી દીધું છે. ઘણી વખત તમને ખબર છે, એક મોકો આમ આદમીને એટલા માટે આપજો કે તમારા બાળકના શિક્ષણની વાત કોઈ નથી કરતું, તમારે વીજળી ફ્રીની વાત કોઈ નથી કરતું, શિક્ષણની વાત કોઈ નથી કરતું, ખેડૂતોની વાત નથી કરતું. એટલે સ્પષ્ટ છે કે આ બંને એકબીજાની બી ટીમ છે અને ગુજરાતની જનતાએ સાબિત પણ જોઈ લીધું છે અને સાબિતી પણ થઈ ચૂકી છે. થેન્ક યુ. ના, આ બિલકુલ. હવે આમ સાંભળજો, તમે એવું કહ્યું કે ખેડૂતોના મુદ્દા, ખેડૂતો મારા રાજનીતિમાં આવવાનો કોઈ એક કારણ હોય, 2-4 કારણોમાંથી તો એ ખેડૂતો છે. અને ખેડૂતો માટે ગેરંટી કરી હતી ભગવત માનજીએ. ખેડૂતો માટે આજે જ તમે જોઈ લો, ત્યાં પણ કર્યું છે, દિલ્હીમાં પણ 50,000 રૂપિયા હેક્ટરે ત્યાં જમા થઈ જાય છે, જ્યાં જેનો ખેડૂતને નુકસાન થાય છે. ગુજરાતમાં પહેલી જ કેબિનેટમાં ખેડૂતોના 2 લાખ રૂપિયા માફ કરી દેવામાં આવશે. ખેડૂતોને નવાજૂની કરવા માટે એકે ધક્કો નહીં ખાવો પડે, ઓટોમેટિકલી નવાજૂની થઈ જશે. સાથે સાથે ખેડૂતોને જે વ્યાજ 0% 5 લાખ સુધીનો આવશે, 0% વ્યાજે આવશે. અને ખેડૂતોએ બિલકુલ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. 1.5 વર્ષની અંદર તમામ ખેડૂતોને સિંચાઈનો પાણી મળે, એની જવાબદારી પણ આમ આદમી પાર્ટી લે છે. ખેડૂતને શિક્ષણ, આરોગ્ય એ તો બધું મળશે જ. સાથે સાથે 3 પાક લઈ શકે એવી વ્યવસ્થા, 12 કલાક વીજળી અને પૂરતું પાણી 1.5 વર્ષમાં મળી રહે એવી વ્યવસ્થા આમ આદમી કરવાની છે. આના મોટો ખેડૂતોનો મુદ્દો શું હોઈ શકે ઉઠાવવાનો? थैंक यू. ये मेरे पास, आप लोग डाटा मांग रहे थे, ये मेरे पास पंजाब का एक डाटा है. अभी पंजाब में 6 महीने हुए हैं. 1 जुलाई से हमने 300 यूनिट पर मंथ हमने फ्री कर दिया सबको. तो 600 यूनिट 2 महीने का, क्योंकि 2 महीने का साइकिल है हमारे, 2 महीने का बिल आता है. टोटल हमारे पंजाब में 72,66,540 घर हैं, मीटर हैं बिजली के. 72,66,540. अभी सितंबर में, क्योंकि जुलाई और अगस्त का बिल सितंबर में जनरेट होता है, उसमें से 49,93,326 का बिल 0 आया है. परसेंटेज बनती है 68.71. अभी सर्दी आएगी नवंबर और दिसंबर की, और भी कम कंजप्शन हो जाएगी. देश में पहली बार होगा कि पंजाब में 90% से ज़्यादा जो हाउस होल्डर हैं, जो मीटर जिनके लगे हुए हैं, उनकी बिजली माफ हो जाएगी. अगर पंजाब में कर सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं कर सकते? इतनी एनर्जी है. थैंक यू. गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलने की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं. आज दांडी में वो धरती जहां से बापू ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत करी थी और अहंकारी अंग्रेजी हुकूमत को आम आदमी की क्या ताकत होती है वो एहसास कराया था. आज उसी दांडी की धरती पे हाथ में माटी लेकर आम आदमी पार्टी के समस्त साथियों ने ये प्रण लिया है कि जैसे नमक सत्याग्रह से बापू ने अंग्रेजी हुकूमत को आम आदमी की ताकत दिखाई थी, वैसे ही आज हमने दांडी की माटी अपने हाथ में लेके गुजरात परिवर्तन सत्याग्रह की शुरुआत करी है. बापू के दिखाए गए अहिंसा और सत्य के रास्ते, ईमानदारी के रास्ते पे चलते हुए आज के गोरे अंग्रेज नहीं बल्कि काले अंग्रेजों की जो हुकूमत है, भाजपा की जो 27 साल से हुकूमत है, उसे उखाड़ फेंककर आम आदमी, आम गुजराती का शासन गुजरात में लाने की एक कोशिश और गुजरात में
27 साल से वही थकी हुई अहंकारी सरकार चल रही है। अब उस सरकार को बदलकर परिवर्तन लाने के लिए गुजरात परिवर्तन सत्याग्रह की शुरुआत आम आदमी पार्टी ने करी। यह एक ऐसा सत्याग्रह है जिसमें परिवर्तन की परिकल्पना है। भाजपा को हटाकर एक ऐसा शासन लाने की परिकल्पना है जिसमें हर गरीब से गरीब आदमी को भी विश्व स्तरीय इलाज, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली और पानी मुफ्त मिलेगा और एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। और बापू के सपनों का भारत जो 75 सालों से नहीं बन पाया क्योंकि भारत की राजनीति को दीमक लग गई, उस दीमक से भारत की राजनीति, गुजरात की राजनीति का मुक्ति दिलाकर एक वैकल्पिक राजनीति, एक साफ ईमानदार लोकहित की राजनीति स्थापित करने की कोशिश है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, आईबी यानी कि भारत सरकार की एक बहुत बड़ी एजेंसी जो हर चुनाव से पहले सर्वे करती है, हर चुनाव से पहले सरकार में बैठे अपने बड़े अधिकारियों को, आकाओं को यह बताती है कि चुनाव के नतीजे क्या होने जा रहे हैं, किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, कौन सी सीट पे कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है। आज उस आईबी की एक रिपोर्ट सूत्रों के हवालों से सार्वजनिक हुई है जिससे यह पता लग रहा है कि आने वाले 2022 के चुनावों में एक छोटे से मार्जिन से, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं वेफर थिन मेजॉरिटी से, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसके दो बड़े बिंदु हैं। पहला बिंदु कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, साथियों को और मेहनत करनी पड़ेगी कि ये छोटी सी बहुमत, छोटा सा मेजॉरिटी का आंकड़ा एक बड़ी बहुमत, एक बड़े आंकड़े में बदले। और दूसरा बिंदु, इस आईबी की रिपोर्ट के बाद ये चुनाव आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। बीजेपी कांग्रेस मिल गए हैं। बीजेपी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता रात बेरात मीटिंग्स कर रहे हैं, सीट वाइज सेटिंग कर रहे हैं और बीजेपी की सारी कोशिश यह है कि गैर भाजपा वोट आम आदमी पार्टी को ना जाए, गैर भाजपा वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बट जाए। इसीलिए कांग्रेस को मजबूत करो। भाजपा ने गुजरात में कांग्रेस मजबूत करो अभियान की शुरुआत कर दी है, क्योंकि कांग्रेस को संजीवनी बूटी देने का काम भाजपा इसलिए कर रही है कि जैसे जैसे कांग्रेस मजबूत होगी वैसे वैसे गैर भाजपा वोट बटेगा। इसीलिए मैं आप सबको आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 6.5 करोड़ गुजरातियों को यह कहना चाहता हूं कि आने वाले 2022 के गुजरात विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की 10 सीटें भी नहीं आ रही, कांग्रेस की 10 सीटें भी नहीं आ रही हैं। कांग्रेस को वोट देना मतलब अपना वोट बर्बाद करने जैसा है। कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट मत खराब करना। 10 सीटें भी कांग्रेस की नहीं आ रही है। सारे लोग मिलकर एक छोटी बहुमत के लिए नहीं बल्कि एक बड़ी बहुमत की सरकार, मजबूत सरकार के लिए झाड़ू का बटन दबाकर आम आदमी पार्टी को वोट देना। और आखिरी बिंदु आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मैं कई दिनों से गुजरात के दौरे पर हूं, गुजरात के अलग अलग इलाकों में जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, हर जात के, हर बिरादरी के, अमीर से गरीब से, पुरुष से महिला से,
वृद्ध से युवा से सबसे मिल रहा हूं, सबके मन में तीन बातें हैं। पहली बात, परिवर्तन चाहिए। दूसरी बात, परिवर्तन चाहिए। और तीसरी बात, परिवर्तन चाहिए। सब लोग 27 साल से वही पुरानी कमीज जो पहनकर घूम रहे हैं, आज उस कमीज को बदलकर एक नए अरविंद केजरीवाल मॉडल को अपनाना चाहते हैं। उस मॉडल को, जिस मॉडल को दिल्ली वालों ने 15 साल की कांग्रेस की सरकार हटाकर गले लगाया, उस मॉडल को जिसको पंजाब के लोगों ने 50 साल की कांग्रेस अकाली दल की सरकारों को हटाकर गले लगाया, आज गुजरात के लोग भी अरविंद केजरीवाल मॉडल को गले लगाना चाहते हैं। और गुजरात के लोग ये कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल आवे छे, परिवर्तन लावे छे। गुजरात के लोग अब ये मान चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी पे विश्वास करते हुए एक मौका इस बार आम आदमी पार्टी को देंगे और 27 साल बाद 2022 की दिवाली गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की आखिरी दिवाली होगी। किसी भी साथी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। साहब, आपने बताया कि आईबी ने ऐसा रिपोर्ट दिया है कि आम आदमी पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी, ठीक है, लेकिन आपने अभी तक कोई अपना सीएम डिक्लेयर नहीं किया है, क्यों, क्या वजह रही? चुनावों से पहले सीएम के उम्मीदवार का नाम पार्टियां घोषित करती हैं। यह हर पार्टी की अपनी रणनीति का हिस्सा होता है कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की अनाउंसमेंट, उसकी घोषणा करनी है कि नहीं करनी, अगर करनी है तो कब करनी है, और अगर करनी है कब करनी है, इन दोनों चीजों का फैसला हो जाए तो किसकी करनी है। बहुत जल्द इन सारे सवालों का फैसला आम आदमी पार्टी लेगी और आपसे साझा करेगी। आम आदमी पार्टी हमेशा लोगों से पूछ के फैसला लेती है। पंजाब में भी हमने पंजाब के लोगों से पूछ के फैसला लिया था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज चाहे आप सब पत्रकार बंधु हो या गुजरात के लोग हो, किसी को भी गुजरात के आज के मुख्यमंत्री से कुछ लेना देना नहीं है, ना उनके बारे में कोई पूछता है। और मुझे लगता है कि 6.5 करोड़ गुजरातियों में से 6 करोड़ गुजराती तो शायद उनका नाम भी नहीं जानते, लेकिन सबको दिलचस्पी है इस बात को जानने में कि आम आदमी पार्टी का सीएम उम्मीदवार कौन होगा। वो इसलिए है क्योंकि सब ये बात जान गए हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और जो भी आम आदमी पार्टी का सीएम उम्मीदवार होगा वो गुजरात का अगला मुख्यमंत्री होगा। दारूबंदी को लेकर गुजरात में आपकी क्या रणनीति रहेगी? दारूबंदी हटेगी या रहेगी, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आज गुजरात में नाजायज शराब का, इल्लीगल शराब का बहुत बड़ा व्यापार चलता है। उस व्यापार को भाजपा के अपने लोग चलाते हैं। हम नाजायज शराब के व्यापार को बंद करेंगे, शराबबंदी को और मजबूत करेंगे, और जो लोग भी इस गोरख धंधे में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन दिल्ली में नहीं है और गुजरात में ही पाबंदी होनी चाहिए, ऐसा क्यों है? हर राज्य का, हर प्रदेश का अपना एक अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है। नो टू स्टेट्स आर कंपेरेबल। नहीं, फिर भी क्यों ऐसा होता है? मतलब यहाँ पे एज आई सेड, नो टू स्टेट्स आर कंपेरेबल। चड्डा जी, आपने नहीं, आपका अभिप्राय क्या रहेगा? सरकार बनेगी तो आपका अभिप्राय क्या रहेगा? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बोला ना, हम तो दारूबंदी को और मजबूत करेंगे। नहीं सर, लेकिन ताकि दारूबंदी से आज जो समझौता आज की सरकार जो कर रही है, आज जो गुजरात में भाजपा की सरकार अवैध शराब का व्यापार चला रही है, आप सबकी सरकार की, पुलिस की नाक के नीचे चला रही है, उस अवैध शराब के व्यापार को बंद करेंगे, दारूबंदी को और मजबूत करेंगे और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। सर, लेकिन अगर लाइसेंस मॉडल को गुजरात में लागू करने की बात कर रहे हैं तो शराब का मॉडल क्यों? जैसा कि मैंने कहा, नो टू स्टेट्स आर कंपेरेबल।
हर राज्य का अपना एक अलग चंदा जी, आलोचनात्मक राजनीति जो आपने बात की, आपने कंपेयर किया कांग्रेस को बी टीम कहकर भाजपा की। कहीं ना कहीं कांग्रेस ये कहती है कि आम आदमी पार्टी टीम भी है भाजपा की। मेरा प्रश्न आपसे ये है, ये जो आलोचना हम कर रहे हैं एक दूसरे की, गुजरात सरकार पंजाब के खिलाफ बोल रही है। एक मिनट तो प्रश्न कर रहा हूँ भाई, पंजाब सरकार ही है। एक एक करके कर लेते हैं। मैं आऊंगा पंजाब सरकार में, मैं बोलना चाहूंगा अभी तो जवाब। आलोचनात्मक जो राजनीति आप कर रहे हैं, जो समीकरण मैं कह रहा हूँ, पंजाब में आपकी सरकार है, वहाँ के समीकरण अलग है, गुजरात के समीकरण अलग रहे। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी दिल्ली की एक पार्टी, बाहरी पार्टी है। आपको लगता है कि आप गुजराती लोगों तक सक्षम रूप से पहुंच पाएंगे? देखिए, आज भारत की राजनीति में एक तरफ एक नया पॉलिटिकल स्टार्टअप है, एक नई राजनीतिक शक्ति है आम आदमी पार्टी, जो कट्टर देशभक्त है, कट्टर ईमानदार है और लोगों को एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस देती है जिसमें मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, बढ़िया वर्ल्ड क्लास इलाज मिलता है। दूसरी और ये पुरानी 100 साल, 150 साल, 70-80 साल पुरानी भ्रष्ट पार्टियां हैं, ये सारी एकजुट हो गई है कि इस नई पार्टी को नहीं आने देना, हम लोग आपस में मिल बांट के खाते रहेंगे। और जहां तक कांग्रेस की बात है, अगर कांग्रेस में दम होता, अगर कांग्रेस में शक्ति होती, तो क्या कांग्रेस 27 साल में एक बार भी भाजपा को ना हरा पाती? एक बार भी? जो कांग्रेस पार्टी 27 साल भाजपा को नहीं हरा सकी, वो कमजोर, थकी हुई, बूढ़ी कांग्रेस पार्टी आज के हराएगी। इसीलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आईबी के आंकड़ों के हिसाब से कह रहा हूं, आप लोग भी जब अपना सर्वे करेंगे आपको भी आंकड़े दिखेंगे कि कांग्रेस पार्टी की 10 सीटों से भी ज्यादा सीटें गुजरात में नहीं आ रही हैं। इसीलिए जो लोग परिवर्तन चाहते हैं, वो सारे लोग चाहे पहले कांग्रेस को वोट देते हो, या पहले भाजपा को वोट देते हो, या पहले किसी और पार्टी को वोट देते हो, वो सारे लोग एकजुट होकर केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के नाम पर आम आदमी पार्टी को वोट दो। कांग्रेस की आलोचना हो रही है, आम आदमी पार्टी के सारे नेता कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि ज्यादातर नेता कांग्रेस से एक्सपोर्ट करके आप लोग लाए हैं। तो कट्टर ईमानदारी की आप बात अपने में आते हैं और भाजपा को आप वॉशिंग मशीन गिनाते, तो क्या कांग्रेस वाले आप में आके वॉशिंग मशीन से धुल जाते? इसके बारे में दो चीजें। एक, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, वो शायद आपको भी अनुभव नहीं हुआ, आपके मुंह से क्या निकल रहा कि कांग्रेस वाले हमारी आलोचना करते हैं। नहीं, आप वाले कांग्रेस की आलोचना पे भी आ रहा है। आज गुजरात में बीजेपी के लोग सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को गाली देते हैं, उसका आलोचना करते हैं। आज गुजरात में कांग्रेस के लोग भी सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की आलोचना करते हैं। ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग एक दूसरे की आलोचना नहीं करते, अब एक हो गए। इनका एक ही कॉमन एनिमी है, कॉमन दुश्मन है, वो है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। उसको रोको। इसीलिए अब ये सारे लोग सिर्फ हमको गाली देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आज इस सत्य और असत्य के बीच जो युद्ध चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, जो परिवर्तन की लड़ाई है, इसमें बहुत लोगों को साथ आना होगा। बहुत अच्छे गुजरात का हित सोचने वाले ईमानदार लोग और पार्टियों में भी है, वो आज पत्रकारिता में भी है, वो और किसी व्यवसाय में भी है। उन सबको एकजुट होना पड़ेगा, उन सबको साथ आना होगा और गुजरात परिवर्तन सत्याग्रह में हिस्सा लेकर एक बार सरकार बदलनी होगी, ताकि एक प्रो पीपल गवर्नमेंट, एक नए मॉडल का शासन पंजाब गुजरात में आए। राघव जी, मेरा एक सवाल ये है, आक्षेप किया था थोड़े दिनों पहले, ड्रग्स पकड़ा जाता है गुजरात में, उसकी कहीं ना कहीं सीधी लिंक पंजाब से जुड़ी हुई है। पंजाब की जेल से पूरा गोरख धंधा पंजाब सरकार को ये राइटिंग में दिया गया है, लेकिन उसकी ओर से कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? मैं आपको अधिकृत तौर पे बता देता हूं, पंजाब में आज के समय, और शायद पंजाब का ही नहीं, देश का नशे के मामले में, ड्रग्स के मामले में, ओपियम हो, हेरोइन हो, अन्य प्रकार के नशीले ड्रग्स हो, उन सब का भारत देश का एंट्री पॉइंट गुजरात बन गया है। गुजरात के पोर्ट से
आज भारत देश में ड्रग्स की एंट्री होने लगी है। पंजाब के अंदर ड्रग्स की समस्या है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। हमारा लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था, आम आदमी पार्टी की सरकार बने अभी 6 महीने हुए हैं, मजबूती से हम लड़ रहे हैं। लेकिन ड्रग्स की सप्लाई पंजाब हो या भारत देश हो, एक बहुत बड़ा ड्रग्स की सप्लाई का हिस्सा आज गुजरात के पोर्ट से भारत में एंट्री लेता है। और ये कोई मेरा आरोप नहीं है, इसकी सच्चाई, इसकी वास्तविकता आप सब जानते हैं। रोजाना अखबारों में, न्यूज चैनल पे आप देखते हैं कि हजारों करोड़ के ड्रग्स, हजारों किलोग्राम नशीले पदार्थ गुजरात के पोर्ट्स पे पकड़े जाते हैं, बरामद किए जाते हैं। ये कहां से आ रहे हैं? कौन लोग इसको आने ले जाने को फैसिलिटेट करते हैं? सर पकड़े, और एक चीज, वो बात तो ठीक मैं है, एक और चीज सर पकड़े जाते हैं तो अच्छी बात है कि बुरी बात है, वो बताइए मैं आपको सर। बता रहा हूं, जितना पकड़ा जाता है, हर पैकेट या हर किलोग्राम पकड़े जाने पर आप सोचिए कितने पैकेट और कितने किलोग्राम ऐसे हैं जो छूट जाते हैं। फॉर एवरी पैकेट दैट इज सीज्ड एट द गुजरात पोर्ट, इमेजिन हाउ मेनी पैकेट्स गेट अवे। आज ये चिंता का विषय सर, ये है। और ऐसी रिकवरीज, मेरे सवाल ऐसी रिकवरीज देखी जा रही है जो आज तक नहीं देखी। मेरे सवाल से भटक के पंजाब सरकार को लिखित में इसकी जानकारी दी गई थी कि आपकी जेल से ये पूरा कारोबार चलता है। पंजाब सरकार ने सपोर्ट नहीं किया है, ना ही उन लोगों के सामने कार्यवाही की है। जिस भी शख्स ने आपको ये सूचना दी है, गृह मंत्री का मैं बता रहा हूं, स्टेटमेंट है, मैं उसको गृह काउंटर मंत्री का स्टेटमेंट है, किसी भी व्यक्ति, आप पहले बोलो फिर मैं बोलूंगा। हाँ बोलिए, गृह मंत्री का स्टेटमेंट है, आप मेरे को जवाब दे। हाँ बोलिए। आज गुजरात में पिछले कुछ महीनों से मैक्सिमम रिकवरीज गुजरात के पोर्ट पे जो ड्रग्स की हुई, वो पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस विभाग के इनपुट की वजह से हुई। हमें इनपुट मिला, हमारी सरकार ने इंटरसेप्ट किया, हमने बताया कि फलानी जहाज से इतना किलोग्राम, इतना पैकेट आ रहा है, इस पैकेट में होगा, ये बंदा शायद भेज रहा है, आप इसे पकड़िए। तो वो पकड़ा गया। आज पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार ड्रग्स सीज करने में मदद कर रही है। लेकिन इस मुद्दे से भटकिए मत। आज मुद्दा यह है कि क्या सरकार की या सरकार में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं या सरकार के बाहर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि गुजरात ड्रग्स के मामले में भारत देश का एंट्री पॉइंट बन गया। ये एक बड़ा सवाल है, एक बड़ी चिंता का विषय है। इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं सर, है। एक राजनीति से ऊपर सर, उठकर एक हमें सवाल ये इस है। सवाल के बारे में सोचना चाहिए। एक क्या आपको सवाल- लिखित आप लिखित के जो डॉक्यूमेंट से दे देंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस होता है दोनों का। गुजरात के राजकारण की जो बात की जाए तो उसमें पाटीदार वोट बैंक सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका निभाती आई हुई है। तो पाटीदार में आप ऐसा कोई चेहरा सामने लाएंगे कि जिनको उनको पाटीदार वोट बैंक को रिझाने के लिए? चेहरा कब लाएंगे, कैसा लाएंगे, वो तो आने वाले समय में चुनाव के नजदीक जाकर पता लगेगा। सर, ये वो हम आपको सारी चीजें मैं समझ सकता हूँ कि सब में उत्सुकता है। मैं भी बड़ा उत्सुक हूँ, बेचैन हूँ कि कौन चेहरा होगा, कब होगा, कब अनाउंसमेंट होगा। लेकिन बताएं, जिसने नहीं पूछा सवाल वो एक पूछ ले। सर मेरा सवाल सर ये है कि आप गुजरात में आप पार्टी शासन में आएगी ऐसा दावा करते हो, आपके जो साथीदार थे बीटीपी कंपनी जो आपको शादी के पहले ही छोड़ के चली गई, क्या वजह रही आपसे नाराज होने की? बीटीपी अरे पार्टी सर है, आप उनसे बुलवाए ना, वो बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं। मैं पार्टी की ओर से आधिकारिक जवाब दे रहा हूँ। मैं स्टेट का एक हेड मिनट हूँ। और कैमरा घुमाना पड़ेगा, बीटीपी ने अपने आप से कैमरा घुमाना पड़ेगा ना आप बोलो। बीटीपी पार्टी ने अपने आप से ये फैसला लिया है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जा रहे हैं। उनके फैसले का स्वागत करते हैं। हम हमारी तरफ से 182 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। पर